वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक कोलेटिंग नोट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अंडर वेरियस सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कोलेटिंग नोट्स क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं या गैदर करते हैं और मीनिंगफुल वे में अरेंज और स्ट्रक्चर करते हैं। इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से कई तरह से हमें मदद मिलती है, जैसे हमारी समझ बेहतर होती है और हम इजीली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं, मीन्स उसको जब जरूरत है उसको एक्सेस कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन का रिसर्च, स्टडी और राइटिंग के लिए इफेक्टिव यूज कर पाते हैं। कोलेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग नोट्स के कई स्टेप्स हैं, जैसे कलेक्टिंग नोट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, रिव्यूइंग एंड फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन अंडर सब हेडिंग। सबसे पहले हम नोट्स को डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को रिव्यू और फिल्टर करते हैं, उसके बाद सब हेडिंग्स में हम इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। इंफॉर्मेशन को हम बुक्स, जर्नल, ऑनलाइन रिसोर्सेस, लेक्चर्स और डिस्कशन से कलेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो नोट्स है वो प्रॉपरली रेफरेंस्ड हो, मीन्स उसके हम बुक टाइटल, ऑथर और पेज नंबर एक्सेट्रा क्लियरली मेंशन करें। और हम दोनों तरह के नोट्स को मेंटेन करते हैं, डिजिटल एंड हैंड रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। और रिव्यूइंग और फिल्टर करने के लिए हम रिपीटेटिव और इररेलेवेंट कंटेंट को एलिमिनेट करते हैं, मोस्ट एसेंशियल पॉइंट्स, फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और की थीम्स, पैटर्न्स और इंटरकनेक्शंस को हाईलाइट करते हैं। इंफॉर्मेशन को सब हेडिंग्स में कैटेगराइज करना, हम थीम्स और टॉपिक्स के बेसिस पर कंटेंट को लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने में, और ये इंश्योर करते हैं कि जो सब हेडिंग्स है वो क्लियर, कंसाइज और मीनिंगफुल हो। अब कई मेथड्स का यूज करके हम नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, thematic organization, conceptual mapping and problem solving approach। सबसे पहले हम जानते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। इसका यूज हम हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिसर्च प्रोग्रेस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज 1 एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, स्टेज 2 medieval एजुकेशन ट्रेंड्स एंड स्टेज 3 मॉडर्न एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट मेथड है थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम इंफॉर्मेशन को थीम्स और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च ऑन टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। थर्ड इज कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। इसमें हम सेंट्रल थीम के अराउंड आइडियाज को विजुअली अरेंज करते हैं। इसकी मदद से हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम है जैसे लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड द सॉल्यूशन इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम नोट्स को बेटर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बने। हम बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स का यूज कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी एंड क्विक रेफरेंस। हम कलर कोडिंग और हाइलाइटर्स का यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट टॉपिक्स, की टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज we can make summary sections। हम हर टॉपिक की ब्रीफ समरी लिख सकते हैं। हम टेबल्स और चार्ट का यूज कर सकते हैं which will help in comparing and analyzing data। डेटा को कंपेयर करने में और एनालाइज करने में हम टेबल या चार्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम डिजिटली किस तरह से नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक गूगल कीप, एवरनोट और वन नोट, ताकि हम डिजिटल
डिजिटली नोट्स को बना सके। नेक्स्ट है ज़ोटैरो और मेंडली, इससे हम रिसर्च रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और नोशन और ट्रेलो की मदद से हम इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक मेकिंग प्रेजेंटेशंस टू अ होल सब्जेक्ट ग्रुप एंड फील्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक लार्ज ग्रुप के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमें क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, एंगेजिंग डिलीवरी और इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत होती है। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और डिस्कशन मीनिंगफुल होती है। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह से ऐसी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑडियंस को समझना होगा और उनके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करना होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ऑडियंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनकी लेवल ऑफ नॉलेज को जानना होगा कि वे बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लर्नर्स हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस और टॉपिक के लिए प्रीवियस नॉलेज को हमें कंसिडर करना होगा कि वे टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। और उनकी लैंग्वेज को हमें अडेप्ट करना होगा और उनके प्रीवियस नॉलेज, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें एग्जाम्पल्स देने होंगे और हमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी अडेप्ट करना होगा। और इसके बाद हम हमारी प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से ऑडियंस को ग्रीट करेंगे और खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, टॉपिक, पर्पस और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से ऑडियंस को बताएंगे और जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसकी ब्रीफ आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में की आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे और पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए हम डेटा, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स और विजुअल्स का यूज करेंगे। और हमारी जो प्रेजेंटेशन है या एक्सप्लेनेशन है उसको हम क्लियर, कंसाइज और एंगेजिंग रखेंगे। और लास्ट में हम की टेक अवेज बताएंगे या समराइज करेंगे और जो टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को हाईलाइट करेंगे और क्वेश्चंस को इनवाइट करेंगे और डिस्कशंस करेंगे। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे। तो डिलीवर करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि जो स्पीकिंग टेक्निक्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। हमें क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना होगा ताकि इस ऑडियंस को समझ में आए। और जो पेस है उसको स्टडी रखना होगा और जो टोन है वो मॉडरेट रखनी होगी, मीन्स ना ज्यादा हाई और ना ज्यादा लो। ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा और हमारे कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। हमें नेचुरल जेस्चर्स का यूज करना होगा और रिजिड पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमें स्लाइड्स को रीड करना अवॉइड करना चाहिए और हमें नेचुरली बोलना चाहिए और एंगेजमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। हमें ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए। ये हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे हम इंटरैक्टिव एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए हम एनकरेज कर सकते हैं। ऑडियंस से उनके एक्सपीरियंसेस या ओपिनियन को शेयर करने के लिए हम एनकरेज कर सकते हैं और उनके रिएक्शंस को भी हमें मॉनिटर करना चाहिए ताकि हम एक्सप्लेनेशन को एडजस्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पॉन्सेस। लास्ट है हाउ टू फील्ड क्वेश्चंस इफेक्टिवली, मीन्स जो उनके क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरह से हैंडल करें। सबसे पहला है हमें क्वेश्चंस को एनकरेज करना चाहिए और उनको मैनेज करना चाहिए। इनवाइट क्वेश्चंस पोलाइटली,
क्या किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशंस है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को इनवाइट कर सकते हैं। और जब वे क्वेश्चन पूछें तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए so that we can understand the question before responding. नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्वेश्चनर हैं, उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, लाइक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उनके क्वेश्चन को रिपीट या पैराफ्रेज भी हम कर सकते हैं ताकि हम क्लैरिटी को इंश्योर कर सके फॉर एवरीवन बिफोर आंसरिंग। मीन्स उनके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें उनके क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन सबके लिए क्लियर हो। नेक्स्ट है हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस को हमें ब्रीफ में आंसर करना चाहिए, आंसर ब्रीफली एंड क्लियरली। जो सिंपल क्वेश्चंस है, सरल प्रश्न है, उनको हमें ब्रीफ में आंसर करना चाहिए और स्पष्ट रूप से हमें आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट है जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस आए तो हमें काम रहना चाहिए और एक लॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना चाहिए। एंड एडमिट इफ यू डू नॉट नो द आंसर, यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। यदि आपके सामने कोई ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं तो पोलाइटली रीडायरेक्ट टू स्टे ऑन ट्रैक। आप पोलाइटली उस क्वेश्चन को ट्रैक पर ले आइए, मीन्स आप ट्रैक पर आ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्वेश्चंस एट वंस। यदि आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन को एक समय आंसर कीजिए, आंसर वन एट अ टाइम। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में जो भी की पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उनको समराइज करना चाहिए। यदि जरूरी है तो एडिशनल रिसोर्सेज भी हम ऑफर कर सकते हैं। और एट लास्ट वी कैन थैंक द ऑडियंस फॉर देयर पार्टिसिपेशन। ऑडियंस को उनके पार्टिसिपेशन के लिए थैंक कर सकते हैं। वेलकम लर्नर्स, इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के यूनिट 2 के टॉपिक प्रेजेंटेशंस ऑफ सेलेक्टेड पेपर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पेपर प्रेजेंट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल है और इसकी मदद से हम आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। इस प्रोसेस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, हैंडलिंग ऑडियंस क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस एंड क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑडियंस को समझना चाहिए और उनको समझने के बाद हमें प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करना चाहिए। और प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने में हमें विजुअल एड्स का इफेक्टिव यूज करना चाहिए और जो डिलीवरी है, प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो आइए इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। ऑडियंस के नॉलेज लेवल और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी को एडजस्ट करना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रक्चरिंग द प्रेजेंटेशन। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन से क्लैरिटी और एंगेजमेंट इंश्योर होता है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन प्लान करना चाहिए जिसमें हमें टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके बाद बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए जिसमें हम की कॉन्सेप्ट्स, थियरीज और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन फाइंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पेपर की कोर एनालिसिस, फाइंडिंग्स और पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करना चाहिए। कंक्लूजन में की इनसाइट्स को समराइज करना चाहिए और उनके सिग्निफिकेंसेस बताने चाहिए और लास्ट में फ्यूचर डायरेक्शन सजेस्ट करना चाहिए। मींस हमें फर्दर रिसर्च, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस को सजेस्ट करना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट है डिजाइनिंग इफेक्टिव विजुअल एड्स। हमें पावर पॉइंट, स्लाइड्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स और पोस्टर्स का यूज करना चाहिए ताकि हम की पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकें।
हमें स्लाइड्स को कंसाइज रखना चाहिए, मीन्स लिमिटेड इन नंबर, वो विजुअली अपीलिंग हो और जिसमें एक्सेसिव टेक्स्ट ना हो या फ्री फ्रॉम एक्सेसिव टेक्स्ट हो। और हमें की स्टैटिस्टिक्स, आर्ग्यूमेंट्स और कोड्स को हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग डिलीवरी। प्रेजेंटेशन को कई बार रिहर्स करना चाहिए जिससे हमारी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, पेस को स्टडी रखना चाहिए और जो वर्ड्स हैं उनको क्लियरली आर्टिकुलेट करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमें कुछ क्यू कार्ड्स और नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए फॉर रेफरेंस, बट अवॉइड रीडिंग डायरेक्टली, मीन्स जो हमने कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ हिंट्स प्रिपेयर की हैं, उनको हमें डायरेक्टली रीड नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हाउ टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन इन अ लार्ज ग्रुप। सबसे पहला है एंगेजिंग द ऑडियंस। जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन या स्टैटिस्टिक्स से भी हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और कंटेंट को रिलेटेबल बनाने के लिए हम एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं। और ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। जो एलोकेटेड टाइम है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 मिनट्स। और हर की पॉइंट्स को रश नहीं करना, मीन्स बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं की पॉइंट्स को बोलना है या फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है हर सेक्शन में। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें हैंडल करना आना चाहिए। सबसे पहला है एनकरेजिंग क्वेश्चंस। हमें ऑडियंस को इनवाइट करना चाहिए ताकि वे क्वेश्चंस को पूछ सकें आफ्टर द प्रेजेंटेशन। हमें उनके क्वेश्चंस को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि एक ओपन डिस्कशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस इफेक्टिवली। क्वेश्चंस को ठीक से सुने और यदि कुछ क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है तो वो आप मांगे बिफोर रेस्पॉन्डिंग। यदि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है तो आप उस पर रेस्पॉन्स दे सकते हैं। और क्वेश्चंस के कंसाइज, रेलेवेंट और वेल सपोर्टेड आंसर्स प्रोवाइड करें। और यदि आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है तो आप उन्हें एक्नॉलेज करें और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए सजेस्ट करें। नेक्स्ट है मैनेजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस। यदि चैलेंजिंग क्वेश्चन आप तक आते हैं तो आप काम रहें, प्रोफेशनल रहें और भले ही क्वेश्चन क्रिटिकल हो। और जो क्वेश्चंस हैं उनको लॉजिकली एड्रेस करें, एविडेंस और एग्जाम्पल्स का यूज करें उनके आंसर प्रोवाइड करने के लिए। यदि पेपर के स्कोप से क्वेश्चन बाहर है, मीन्स जो पेपर का टॉपिक है उसके बाहर से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको रीडायरेक्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें टू अ रिलेटेड पॉइंट। लार्ज ग्रुप डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन मीन्स आप डिस्कशन भी कर सकते हैं की थीम्स के बारे में। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशंस को भी इनवाइट कर सकते हैं। और लास्ट में आप की टेक अवेज को समराइज कर सकते हैं। मेन आर्ग्यूमेंट्स या इनसाइट्स को आप कंक्लूड कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, in this video we have discussed about the main components of paper presentation. They are presentation of the paper, handling audience questions and participating in discussions and clarification. Friends, इस वीडियो में हम प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन में ओरल डिलीवरी और विजुअल डिस्प्ले को कंबाइन किया जाता है ताकि आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सके। अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन का होना जरूरी है। इससे क्लैरिटी, एंगेजमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आइए इसके स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी प्लानिंग हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड ऑडियंस। सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं। इन्फॉर्म करने के लिए,
लोगों को मनाने या अपनी बात को मनवाने के लिए, परसुएड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद हमें जानना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, क्या वे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या जनरल पब्लिक, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें टोन, लैंग्वेज और कंटेंट को एडजस्ट करना चाहिए ताकि हम उनको बेहतर रूप से समझा सके या उनके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर सके। सेकेंड स्टेप है स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट। उसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की प्लानिंग करना चाहिए कि हम किस तरह से ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे और टॉपिक और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट करेंगे, और उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे। मीन जो मुख्य बिंदु है उनको हम सबसे पहले बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेन बॉडी। यहाँ पर हम एक तार्किक क्रम में या लॉजिकल सीक्वेंस में आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और डेटा का यूज करेंगे ताकि हम पॉइंट्स को सपोर्ट कर सके, और हम क्लियरली प्रेजेंट करेंगे, क्लैरिटी को मेंटेन करेंगे विथ शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल लैंग्वेज। हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी को समझ में आए, और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जो तीसरी स्टेप है वो है कंक्लूजन। लास्ट में हमें जो समरी है वो हमें कहनी चाहिए, या फिर जो की टेक अवेज है उनको समराइज करना चाहिए, मेन मैसेज को बताना चाहिए, उसको रीइंफोर्स करना चाहिए, और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट या कॉल टू एक्शन से प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि डिस्प्ले और ओरल कंपोनेंट्स को हम किस तरह से डिजाइन करें। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्प्ले कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमें सही विजुअल एड को चूज करना चाहिए, जिसमें हम पावर पॉइंट स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में, जिसमें हम बुलेट्स में भी कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इमेजेस और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम चार्ट्स या ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम डेटा को प्रेजेंट कर सके या कंपैरिजन को शो कर सके। नेक्स्ट है पोस्टर और इंफोग्राफिक्स। इसका यूज हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए कर सकते हैं, और हम कुछ हैंड आउट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लाइक प्रिंट मटेरियल हम उनको दे सकते हैं ताकि हम उनको एडिशनल डिटेल या रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट स्टेप है प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव विजुअल डिजाइन। जब हम विजुअल डिजाइन बनाएं तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि जो हमारी स्लाइड्स हैं या फिर जो हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन है उसको हम सिंपल रखें, उसमें बहुत सारी स्लाइड्स को यूज ना करें, और उन स्लाइड्स पर बहुत ज्यादा टेक्स्ट को यूज ना करें। मीन जो स्लाइड्स हैं उनमें लिमिटेड टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरा है यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो लास्ट रो पर बैठे जो ऑडियंस है उनको भी क्लियरली दिखे और रेलेवेंट भी हो। नेक्स्ट है लिमिटेड टेक्स्ट पर स्लाइड। हर स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो लिमिटेड ही यूज करें, और हमें बुलेट पॉइंट्स का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स। नेक्स्ट है मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। सभी स्लाइड्स में एक तरह की फॉर्मेटिंग का यूज करें, जैसे सेम फॉन्ट, कलर स्कीम एंड लेआउट। लास्ट है यूज कंट्रास्ट फॉर रीडेबिलिटी। यदि टेक्स्ट डार्क है तो बैकग्राउंड लाइट रखें। नेक्स्ट है इसमें यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। हमें प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को पहले से टेस्ट करना जरूरी है, और हमें प्रेजेंटेशन का बैकअप रखना जरूरी है। मीन्स हम यूएसबी जैसे पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज या ईमेल में भी हमें प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहिए। इन केस यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम ईमेल या पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और टेक्निकल इश्यूज को हैंडल करने के लिए तैयार रहें। अब हम जानते हैं ओरल कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना। हमें वॉइस मॉड्यूलेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए कि ताकि हम
जो की पॉइंट्स है उनको एम्फेसिस करने के लिए टोन और पिच को चेंज कर सके। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट को मेंटेन कर सके ताकि हम ऑडियंस को एंगेज कर सके इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम स्लाइड्स। मीन स्लाइड्स को पढ़ना नहीं है बल्कि हमें ऑडियंस को फेस करना है और ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। नेक्स्ट है जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज का यूज करें क्योंकि ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारे कम्युनिकेशन को क्लियर बनाता है। नेक्स्ट है स्पीक क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट पेस। मीन जो गति है बोलने की वो ना ही ज्यादा हो और ना ही बहुत स्लो हो, वो मॉडरेट रखना है और हमें स्पष्ट बोलना है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑडियंस इंटरेक्शन। हमें क्वेश्चंस को एनकरेज करना चाहिए और डिस्कशंस को। हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम जो टॉपिक है उसको उसके साथ रिलेट कर सके और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको हमें कामली और प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड रिहर्सल। जितने ड्यूरेशन में हमें प्रेजेंटेशन देना है उसको हमें रिहर्स करना चाहिए ताकि हम देख सकें कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसे हम टाइम में फिनिश कर पा रहे हैं कि नहीं। और हमें मल्टीपल टाइम्स रिहर्स करना चाहिए ताकि हम फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सके। और हमें टाइमर का यूज करना चाहिए ताकि हम जो अलॉटेड टाइम है उसमें प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली फिनिश कर सके या प्रेजेंट कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन की प्लानिंग को जाना, हमने ओरल और विजुअल कंपोनेंट्स को जाना या डिस्प्ले कंपोनेंट को जाना। थैंक यू सो मच लर्नर्स। इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सेकेंड यूनिट के टॉपिक रीडिंग फॉर डिसर्निंग द थीम एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे को डिस्कस करेंगे। डिसर्निंग मीन्स आइडेंटिफाइंग कि हम थीम और आर्ग्यूमेंट को किस तरह से टेक्स्ट में से आइडेंटिफाई करें। और ये गाइडेड रीडिंग के थ्रू किया जा सकता है जहां इंडिविजुअली या पेयर में हम कंटेंट को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं ताकि हम की आइडियाज को एक्सट्रैक्ट कर सके। अब हम जानते हैं कि थीम और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि थीम क्या है। ये किसी एसे का सेंट्रल आइडिया या मैसेज होता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द एसे। ये एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों ही हो सकते हैं। एक्सप्लिसिट मीन्स इसे स्पष्ट रूप से टेक्स्ट में ढूंढा जा सकता है या फिर ये एग्जाम्पल्स या आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू सजेस्ट किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियरली स्टेटेड, साफ तौर पर एसे में लिखा जाता है। या फिर इम्प्लिसिट, इसे क्लियरली आप नहीं ढूंढ पाएंगे लेकिन ये एग्जाम्पल्स या आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप समझ पाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे इन एन एसे ऑन एजुकेशन द थीम माइट बी द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्निंग। इन अ सोशल इशू एसे द थीम कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये वे क्लेम और पोजीशन है जो राइटर प्रूव करना चाहता है। These are the main claim or position that the writer is trying to prove. और इन्हें evidences, reasoning और examples के through support किया जाता है। For example, claim है online education is as effective as traditional classrooms. इसके supporting argument है studies shows that interactive technology enhances learning engagement. आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम थीम और आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली स्टेप है प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज कि हमें पढ़ने से पहले किन स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए। सेकंड है गाइडेड रीडिंग स्ट्रैटेजीज, पढ़ते समय हमें किन स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए और पढ़ने के बाद हमें किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। सो तीन स्टेप्स क्या है? प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज, गाइडेड रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड पोस्ट रीडिंग एनालिसिस। सबसे पहला हम जानते हैं प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज। प्रीव्यू द एसे, हमें
ऐसे के टाइटल, इंट्रोडक्शन और सब हेडिंग को रीड करना चाहिए ताकि हम टॉपिक के आइडिया को समझ सकें, टू गेट एन आइडिया ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑथर्स पर्पस। इज द एसे मेंट टू इन्फॉर्म, परसुएड, एनालाइज और नरेट। हमें समझना चाहिए कि ऑथर का मेन पर्पस क्या है। वो ऐसे के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहता है या अपनी बात से सहमति चाहता है, एनालाइज करवाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट है मेक प्रेडिक्शंस। व्हाट माइट बी द मेन थीम और आर्ग्यूमेंट। हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो ऐसे है उसकी मेन थीम या आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है। अब हम जानते हैं सेकेंड टेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में, जो है गाइडेड रीडिंग स्ट्रेटजी। इसमें दो अप्रोचेस का यूज किया जा सकता है, इंडिविजुअल रीडिंग अप्रोच और पेयर रीडिंग अप्रोच। इंडिविजुअल रीडिंग अप्रोच में एक्टिवली इंडिविजुअल को रीड करना होता है और जो की सेंटेंसेस है उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करना होता है। उसके बाद हमें उन आइडियाज और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना होता है जो रिपीटेडली मेंशन किए गए हैं और यही हमें थीम के बारे में बताते हैं या फिर ये हमें सिग्नल करते हैं थीम के बारे में। उसके बाद हमें थीसिस स्टेटमेंट को ढूंढना होता है। थीसिस स्टेटमेंट मीन्स जो की स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है, उसको ढूंढना होता है ताकि हम मेन आर्ग्यूमेंट को समझ सकें। जनरली ये इंट्रोडक्शन में दी गई होती है और हमें जो पेज के मार्जिन सेक्शन है, पेज का जो मार्जिन सेक्शन है उसमें ब्रीफ नोट्स बनाने होते हैं और इसमें हमें जो की पॉइंट्स है उनको समरी के फॉर्म में लिखना होता है। सो व्हाट वी कैन डू, टेक ब्रीफ मार्जिन नोट्स समराइजिंग की पॉइंट्स। हमें पेज में ही जो समरी है, जो हमने समझा है, उसको हमें लिखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है पेयर रीडिंग अप्रोच। इसमें हम सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं और हर व्यक्ति को एक डिफरेंट पार्ट रीड करने को कह सकते हैं। पेयर मीन्स दो इंडिविजुअल्स होंगे और दोनों के बीच में सेक्शंस को डिवाइड किया जाएगा और हर व्यक्ति डिफरेंट सेक्शन को रीड करेंगे और वो दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे और लाउडली वो समराइज करेंगे, डिस्कस द मेन थीम एंड आर्ग्यूमेंट आफ्टर रीडिंग। पढ़ने के बाद वो जो थीम और आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अपने नोट्स को कंपेयर करेंगे सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कॉमन आइडियाज एंड क्लियर देयर डाउट्स टुगेदर, ताकि वो जो कॉमन आइडियाज है उनको पहचान सके और मिलकर डाउट्स को क्लैरिफाई कर सके। अब हम जानते हैं पोस्ट रीडिंग एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हमें थीम को समराइज करना चाहिए। पढ़ने के बाद शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने चाहिए जो एसे के बारे में एक्सप्लेन करें। उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें मेन क्लेम को रीस्टेट करना चाहिए, मींस अपने शब्दों में लिखना चाहिए और जो एविडेंसेस हैं उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, मीन जो प्रूफ्स हैं लाइक एग्जाम्पल्स या फैक्ट जो ऑथर ने दिए हैं ताकि वो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके। व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स डज द ऑथर यूज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स को कुछ एविडेंसेस से सपोर्ट किया जाता है। तो हमें ढूंढना होगा कि किन फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू आर्ग्यूमेंट को ऑथर ने सपोर्ट किया है। अब जो लास्ट है वो है यूजिंग क्वेश्चंस टू गाइड रीडिंग। थीम बेस्ड क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। इस क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम सेंट्रल आइडिया को लिख सके, समझ सके। नेक्स्ट है हाउ डज द ऑथर डेवलप द थीम, और हमें ये जानना चाहिए कि ऑथर ने किस तरह से थीम को डेवलप किया है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यदि हमें आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट और पोजीशन, ताकि हम आर्ग्यूमेंट या पोजीशन को पहचान सके। और हमें उसके एविडेंसेस को देखना चाहिए कि ऑथर ने
जो आर्ग्यूमेंट है उसके सपोर्ट में किन एविडेंसेस का यूज किया है, व्हाट एविडेंसेस डज द ऑथर यूज टू सपोर्ट देयर क्लेम, और उसके बाद हमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या ओपोजिंग व्यूज को भी देखना चाहिए और या उनका डिस्कशन करना चाहिए। आर देयर एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और ओपोजिंग व्यूज डिस्कस्ड, यदि ऐसे में कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए गए हैं तो उनको भी हमें पहचानना चाहिए। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई themes and arguments. Thank you so much. Learners, इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सेकेंड यूनिट के टॉपिक राइटिंग अ रेस्पॉन्स पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं रेस्पॉन्स पेपर क्या है। ये एक ऐसी क्रिटिकल पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें राइटर किसी टेक्स्ट के बारे में अपनी समझ, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या या फिर रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं लाइक आर्टिकल, बुक, रिसर्च पेपर और लिटरेरी वर्क, उससे हम क्या समझते हैं, यदि हम उसे राइटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम रेस्पॉन्स पेपर कहते हैं। और इस रेस्पॉन्स को हम 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, समरी के फॉर्म में, एनालिसिस के फॉर्म में या पर्सनल रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। तो आइए जानते हैं रेस्पॉन्स पेपर के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है समरी ऑफ द टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं लाइक बुक, आर्टिकल, रिसर्च पेपर एक्सेट्रा, उसकी समरी हम लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद पर्सनल रेस्पॉन्स या एनालिसिस की हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है या व्यक्तिगत विश्लेषण क्या है, और इससे रिलेटेड हमारा पूर्व ज्ञान या अनुभव क्या है, उससे हम उसको हमारे पर्सनल रेस्पॉन्स को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल रेस्पॉन्स हमारे प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनता है। और लास्ट में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रेजेंट करते हैं। तो आइए इन 4 कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है समरी ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की ब्रीफ समरी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम की पॉइंट्स, मेन आर्ग्यूमेंट्स और सेंट्रल थीम को कवर कर सकते हैं। हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि जो समरी है वो संक्षिप्त हो और ऑब्जेक्टिव हो, मींस इसमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्ट कोटेशन की बजाय हमें पैराफ्रेजिंग का यूज करना चाहिए। मींस जो समरी है वो हमें अपने खुद के शब्दों में लिखनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है पर्सनल रेस्पॉन्स एंड एनालिसिस। समरी के बाद हमें टेक्स्ट के बारे में हमारी जो पर्सनल रिएक्शन है उसे प्रेजेंट करना चाहिए कि वेदर हम जो टेक्स्ट में लिखा है, जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, उससे हम अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा, और टेक्स्ट में मोस्ट इम्पैक्टफुल पार्ट क्या है, थॉट प्रोवोकिंग पार्ट क्या है, और किस तरह से टेक्स्ट ने हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज किया। ये सभी हम पर्सनल रिएक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। पर्सनल रिएक्शन के बाद हमें रीजंस और एविडेंसेस प्रोवाइड करने चाहिए कि हमारे रेस्पॉन्स के पीछे तर्क क्या है। थर्ड कंपोनेंट है कनेक्टिंग विद प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट को हमें एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और स्टडीज से रिलेट करना चाहिए, और हमें दूसरी रीडिंग थियरीज या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कंपेयर करना चाहिए। तो जो टेक्स्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं या जिस टेक्स्ट को हम रीड कर रहे हैं उसे हमें एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और स्टडी से रिलेट करना चाहिए, और उस टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से हमें कंपेयर करना चाहिए। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन। हमें टेक्स्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एसेस करना चाहिए, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन में एस्पेक्ट्स जैसे क्लैरिटी, कोहेरेंस, एविडेंस, एग्जाम्पल्स, बायस और मिसिंग पर्सपेक्टिव्स को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, या इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रेस्पॉन्स पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इसमें हम टाइटल, ऑथर और मेन थीम को इंक्लूड करते हैं।
समरी में हम की पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स की कंसाइज समरी प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पर्सनल रेस्पॉन्स, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिएक्शंस को मेंशन करते हैं। और हम टेक्स्ट को पर्सनल एक्सपीरियंस, अदर स्टडीज और रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट से रिलेट करते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में टेक्स्ट के स्ट्रेंथ, वीकनेस और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएट करते हैं। और लास्ट में हम की इनसाइट, फाइनल थॉट्स और पॉसिबल फर्दर क्वेश्चंस को हम कंक्लूजन के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम एक रेस्पॉन्स पेपर लिखें। सबसे पहले हमें रीड करना चाहिए, किसी टेक्स्ट को 2 बार रीड करना चाहिए ताकि हम इसकी मीनिंग को समझ सकें। और हमें की पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैसेजेस को हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें जो हमने फाइंड आउट किए हैं की पॉइंट्स, उनको हमें पेयर में डिस्कस करना चाहिए। जो इनिशियल रिएक्शंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको हमें पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए और इंटरप्रिटेशंस को कंपेयर करना चाहिए ताकि हम कॉमन इनसाइट्स और डिफरिंग व्यू पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। थर्ड स्टेप है आउटलाइन द रेस्पॉन्स। हमें लिखने से पहले आइडियाज को आउटलाइन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना चाहिए और पेयर में हमें सेक्शंस को असाइन करना चाहिए। फोर्थ स्टेप है राइटिंग द रेस्पॉन्स पेपर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ में लिखना चाहिए। और हमें एक फॉर्मल और एकेडमिक टोन को लिखते समय मेंटेन करना चाहिए व्हाइल एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन लिखते समय भी हमें हमारी जो एकेडमिक टोन है उस और फॉर्मल राइटिंग को मेंटेन करना चाहिए। और लास्ट है रिवाइज एंड एडिट। हमें कोहेरेंस, क्लैरिटी और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहिए, प्रॉपर साइटेशंस देना चाहिए। इफ रेफरिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेस, यदि एक्सटर्नल सोर्सेस को आपने रेफर किया है तो उसके साइटेशंस प्रोवाइड करना चाहिए और पीयर फीडबैक लेना चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट। वेलकम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के फर्स्ट टॉपिक सेलेक्टिंग द टॉपिक फॉर रिसर्च एंड आर्टिकुलेटिंग सम गाइडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना रिसर्च प्रोसेस का एक फाउंडेशनल स्टेप होता है और एक वेल डिफाइंड टॉपिक रिसर्च को डायरेक्शन, फोकस और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। और इस प्रोसेस में रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करना, उसे नैरो डाउन करना और रिसर्च को शेप करने के लिए गाइडिंग क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना इन्वॉल्व होता है। मीन्स ये 3 जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद उस एरिया में जो प्रीवियस स्टडीज हैं या एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको रिव्यू करना चाहिए और एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद गैप को आइडेंटिफाई करना चाहिए और गैप के बेसिस पर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद टॉपिक को नैरो डाउन करना चाहिए और उस टॉपिक को रिसर्च मेथडोलॉजी से अलाइन करना चाहिए। आइए इन स्टेप्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमें ऐसे टॉपिक को चूज करना चाहिए जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल गोल्स से अलाइंड हो और हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और उससे रेलेवेंट हो। नेक्स्ट स्टेप है रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर। हमें बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करना चाहिए ताकि हम नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें, की डिबेट्स और अवेलेबल रिसोर्सेज को पहचान सकें। थर्ड स्टेप है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। हमें ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए जो क्लियर हो, रिसर्चेबल हो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पर बेस्ड हो। नेक्स्ट है नैरोइंग डाउन द टॉपिक। हमें स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर फोकस करने के लिए फाइंड मेथड का यूज करना चाहिए जिसमें F स्टैंड्स फॉर फोकस। हमें रिसर्च के स्कोप को नैरो बनाना चाहिए और ऐसे टॉपिक को चूज करना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। मींस वी शुड एंश्योर पर्सनल एंड एकेडमिक एंगेजमेंट। थर्ड जो टर्म है वो है नॉवेल्टी, दैट स्टैंड्स फॉर इंट्रोड्यूस न्यू पर्सपेक्टिव।
ऐसे टॉपिक को चुनिए जिससे आप एक नया परिप्रेक्ष्य को इंट्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है डेटा, और हमें ये असेस या मूल्यांकन करना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है कि नहीं। लास्ट स्टेप है अलाइनिंग विथ रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरह की रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड रिसर्च। और हमें डेटा कलेक्शन टेक्निक्स जैसे सर्वे, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम गाइडिंग क्वेश्चंस को आर्टिकुलेट करें। एक बार टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हमें रिसर्च को या स्टडी को रिफाइन करने के लिए रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने होते हैं। अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर, फोकस्ड, रिसर्चेबल और सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वे क्लियर होते हैं, इजीली अंडरस्टूड और अनएम्बिगुअस होते हैं, मींस उनमें वेगनेस नहीं होती है। नेक्स्ट है वो फोकस्ड होते हैं, नॉट टू ब्रॉड और नॉट टू नैरो। नेक्स्ट है वे रिसर्चेबल होते हैं, मींस दे कैन बी आंसर्ड थ्रू एम्पेरिकल मेथड्स एंड थियोरेटिकल एनालिसिस, मींस उनका आंसर हम साइंटिफिक मेथड्स या थियोरेटिकल एनालिसिस से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी या विशेषता है सिग्निफिकेंट, दे कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में योगदान प्रदान करते हैं। आइए हम रिसर्च क्वेश्चंस के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ये एक्सप्लोर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, मींस एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में क्या घटित हो रहा है उसको ये जानने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल है व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट टाइप है कंपैरेटिव क्वेश्चंस। ये टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कॉजल क्वेश्चंस। ये एग्जामिन करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, मींस कारण और परिणाम के बीच में क्या संबंध है उसका परीक्षण ये प्रश्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं न्यू रिसर्च एरियाज को जिनमें रिसर्चेस कम हुई हैं। इन्वेस्टिगेट न्यू एरियाज वेयर लिटिल रिसर्च एग्जिस्ट। इसके एग्जाम्पल है हाउ डू AI बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। लास्ट टाइप है इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस। ये पॉलिसी मेथड्स या अप्रोच की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स है हाउ इफेक्टिव इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। वेलकम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक स्कैनिंग, स्किमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनिंग के बारे में जानेंगे। स्कैनिंग एक रीडिंग टेक्निक है जिसका यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्विकली सर्च करने के लिए किया जाता है। इस रीडिंग टेक्निक का यूज बिना हर शब्द को पढ़े या बिना पूरे टेक्स्ट को पढ़े स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स एंड कीवर्ड्स। इसका यूज डेफिनेशन, की टर्म्स, रेफरेंसेस, स्पेसिफिक डेटा, फॉर्मूलाज और डेट्स को फाइंड आउट करने के लिए और इंडेक्सेस, ग्लॉसरीज और चैप्टर समरीज को चेक करने के लिए किया जाता है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरह से स्कैन करें। सबसे पहले हमें टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बोल्ड वर्ड्स का यूज करके हम रेलेवेंट सेक्शंस को लोकेट करते हैं और बुक के एंड में जो इंडेक्स दिया होता है उसका यूज करके हम स्पेसिफिक पेज तक पहुंच सकते हैं। अब हम स्किमिंग के बारे में जानते हैं। ये भी एक रीडिंग टेक्निक है जिसका यूज हर वर्ड को पढ़े बिना टेक्स्ट के मेन आइडिया को समझने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू क्विकली ओवरव्यू फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। बिना पूरी बुक को पढ़े सामान्य समझ को समझने के लिए
इस रीडिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? बुक या चैप्टर की ओवरऑल थीम को समझने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि जो बुक हम रीड कर रहे हैं वो हमारे रिसर्च या असाइनमेंट से रिलेटेड है या नहीं, और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, थियरीज और एक्सप्लेनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका यूज हम कैसे करें। हमें टाइटल, सबटाइटल्स, इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स को रीड करना चाहिए और हमें बोल्ड, इटैलिक वर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स और समरीज को देखना चाहिए और ग्रास्प की आइडियाज को ग्रास्प करने के लिए फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ को रीड करना चाहिए। इस तरह से हम बिना पूरी बुक को रीड किए हुए मेन आइडिया को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग नोट्स। एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि हम बाद में उसको रेफर कर सकें। और नोट मेकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम की आइडियाज को रिटेन कर सके, मीन्स की आइडियाज को लिख कर रख सके जिसको हम बाद में रेफर कर सके। और इसकी हेल्प से असाइनमेंट या रिसर्च पेपर के लिए हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इससे समय की भी बचत होती है क्योंकि इसमें हमें फिर से पूरी बुक को रीड नहीं करना होता है। अब हम जानते हैं नोट मेकिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं। पहली टेक्निक या मेथड है आउटलाइन मेथड, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को लिखते हैं। जैसे टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी और इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो है डेफिनेशन, की थियरिस्ट और क्लासरूम एप्लीकेशन। नेक्स्ट टेक्निक है कॉर्नेल मेथड। इसमें हम पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, वो है कीवर्ड्स, नोट्स एंड समरी, और इनमें हम कीवर्ड्स, नोट्स और समरी लिखते हैं। अब हम जानते हैं माइंड मैपिंग के बारे में। इसमें डायग्राम का यूज करके इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज यूजफुल फॉर कनेक्टिंग आइडियाज एंड सीइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। इसका यूज हम आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए और कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग एंड एनोटेटिंग। It is the marking key sentences and writing comments in the book margin. जनरली हम ये करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बुक में ही अंडरलाइन करते हैं और मार्जिन एरिया में हम कुछ कमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में ध्यान रहे। इट इज बेस्ट यूज्ड फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स। इसका यूज टेक्स्ट बुक्स में और रेफरेंस मटेरियल्स में किया जाता है। अब हम जानते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। सबसे पहली टिप है कॉपीइंग की बजाय हमें पैराफ्रेज करना चाहिए। हमें हमारे शब्दों में लिखना चाहिए ताकि हमारी समझ बढ़े। राइट इन योर ओन वर्ड्स टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। इससे समय की बचत होती है लिखते समय। फॉर एग्जाम्पल edu for education and arrow for leads to. Next is organize by theme और topic. Similar ideas को हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे। Next is include page numbers and references. इससे हम citation में और रिव्यू करने में मदद ले सकते हैं। इसकी मदद से हम बाद में साइट कर सकते हैं और बाद में समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समराइज एट द एंड। राइट अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ व्हाट हैज लर्न फ्रॉम द रीडिंग। पढ़कर हमें क्या समझ में आया या हमने क्या सीखा उसकी एक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं या फिर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सेकेंड टॉपिक सर्चिंग एंड लोकेटिंग रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स को डिस्कस करेंगे। रेफरेंस बुक्स स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं जो वेरियस सब्जेक्ट्स की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, समरीज और ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रोवाइड करती हैं। इन्हें कवर टू कवर रीड नहीं किया जाता बल्कि रिसर्च पर्पस के लिए या क्विक कंसल्टेशन के लिए यूज किया जाता है। आइए इनके टाइप्स को हम समझते हैं। सबसे पहला टाइप है डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज। हम सभी इनका यूज करते हैं। ये
डेफिनीशंस और जनरल ओवरव्यूज प्रोवाइड करते हैं जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट है हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जैसे APA मैनुअल फॉर रिसर्च राइटिंग। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स, ये एकेडमिक टॉपिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोवाइड करती हैं जैसे बुक्स ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स, ये बुक्स नहीं होती हैं बल्कि ये एसेंशियल रेफरेंस मटेरियल की तरह सर्व करती हैं। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफीज एंड इंडेक्सेस, ये टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स को सर्च किया जाता है। इन्हें दो तरीके से सर्च किया जाता है, यूजिंग अ स्कूल और इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी और यूजिंग डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज, जो आजकल बहुत ही फेमस है। तो आइए जानते हैं कि स्कूल लाइब्रेरी में हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लाइब्रेरी कैटलॉग सिस्टम का यूज करके। हम कीवर्ड्स, ऑथर नेम और टाइटल का यूज करके बुक को सर्च कर सकते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी और लोकेशन को भी चेक कर सकते हैं लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है रेफरेंस सेक्शन एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जैसे DV डेसिमल सिस्टम और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनाइज बुक्स। जनरली लाइब्रेरीज में बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। सिमिलर सब्जेक्ट की बुक्स को एक जगह रखा जाता है ताकि ब्राउजिंग इजी हो सके। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन की असिस्टेंस से भी हम बुक्स को लोकेट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की हेल्प से हम बुक को लोकेट कर सकते हैं और उनकी रिकमेंडेशन से बेस्ट रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस से हम उन बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है और उनकी रिकमेंडेशन से हम दूसरी लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल सर्च। हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोड्स का यूज करके शेल्फ्स में बुक्स को ब्राउज कर सकते हैं और बुक के इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी को चेक करके फर्दर रेफरेंसेस को देख सकते हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज। कई स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स की डिजिटल बुक्स कलेक्शन होते हैं और वो एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, शोध गंगा और NPTEL ऑफर फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीली एजुकेशनल रिसोर्सेज को ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे गूगल बुक्स। ये बुक्स का प्रीव्यू प्रोवाइड करते हैं और कुछ केसेस में पूरी बुक भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज JSTOR, स्प्रिंगर, वाइली एंड एल्सेवियर। इनमें एकेडमिक पब्लिकेशन और रेफरेंस बुक्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग एंड ओपन लाइब्रेरी, ये फ्री ई बुक्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स। कई यूनिवर्सिटीज रेफरेंस बुक्स और रिसर्च मटेरियल का वेबसाइट के थ्रू फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे PG पाठशाला सब्जेक्ट वाइज कंटेंट ऑफर करते हैं। आइए हम जानते हैं कि रेलेवेंट बुक्स को हम किस तरह से लोकेट करें। हम बुक रिव्यूज और साइटेशंस को चेक कर सकते हैं। जिन बुक्स को फ्रीक्वेंटली साइट किया जाता है वो रिसर्च पेपर के लिए वैल्यूएबल मानी जाती हैं। हम टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स के थ्रू भी रेलेवेंट टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू असेस वेदर द बुक कवर्स रेलेवेंट टॉपिक्स। जनरली हम यही करते हैं कि जब हम बुक इशू करते हैं तो हम जो कंटेंट है और इंडेक्स है उसको चेक करते हैं कि वेदर जो टॉपिक हमें रीड करना है वो उसमें है या नहीं। नेक्स्ट इज क्रॉस चेक विद अदर रिसोर्सेज। इससे हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो कंटेंट हमें चाहिए वो एक्यूरेट है या नहीं। इट एंश्योर एक्यूरेसी बाय कंपेयरिंग मल्टीपल रेफरेंसेस। हम मल्टीपल रेफरेंसेस को कंपेयर करके एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज अपडेटेड एडिशंस।
प्रेफर रिसेंट एडिशंस फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें रिसेंट एडिशंस को प्रेफर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।